नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इवेंट्स। आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में एक अंतर धार्मिक बैठक को संबोधित किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि धर्म का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। धार्मिक विश्वास और प्रथाएं हमें विपरीत परिस्थितियों में राहत, आशा और शक्ति प्रदान करती है। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि प्रार्थना और ध्यान मनुष्यों को आंतरिक शांति और भावनात्मक स्थिरता का अनुभव प्रदान करने में मदद करते हैं, लेकिन शांति, प्रेम, पवित्रता और सत्य जैसे मौलिक आध्यात्मिक मूल्य हमारे जीवन को सार्थक बनाते हैं। इन मूल्यों से रहित उन्होंने कहा कि धार्मिक प्रथाएं हमें लाभान्वित नहीं कर सकती हैं। समाज में शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए परस्पर सम्मान और सद्भाव के महत्व को समझना जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रेम और करुणा के बिना मानवता का अस्तित्व नहीं है। जब कई धर्मों के लोग सद्भाव से एक साथ रहते हैं तो समाज और देश का सामाजिक ताना बाना मजबूत होता है। यही शक्ति देश की एकता को और मजबूत करती है और उसे प्रगति के पथ पर अग्रसर करती है। आगे उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य 2047 तक भारत का एक विकसित देश के रूप में स्थापित करना है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सभी का सहयोग जरूरी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने छात्रों से बड़े सपने देखने, निर्णायक ढंग से सोचने और असफलताओं से कभी न डरने का आग्रह किया है। उन्होंने आर्थिक राष्ट्रवाद को देश के विकास के लिए जरूरी बताया है। वो आज IIT दिल्ली के छात्रों को संबोधित कर रहे थे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज भारत को दुनिया की वर्तमान समय की चुनौतियों के समाधानकर्ता के रूप में देखा जा रहा है। आगे उन्होंने युवाओं से कहा कि भारत और उसके संस्थानों की छवि खराब करने के लिए फैलाई जा रही झूठे नैरेटिव्स को खत्म और बेअसर करने का समय आ चुका है। There are certain forces peddling false narrative to taint and tarnish the image of Bharat and its institutions. They have also been trying, as I told a while ago, reputation of IITs. All on misconception. Now, IITs, I know for sure, people from the village come, people from humble background come, people who made it with great difficulty, people who do not come from upper strata of society. Some may be coming on merit, but a different impression was sold to the outside world. You are the real proof of it, and therefore it is bound and duty of all of us, particularly students like you, to decimate and neutralize such kind of narratives which are pernicious, untenable, and do not reflect the ground reality. उपराष्ट्रपति ने छात्रों से AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और ग्रीन एनर्जी जैसी अत्याधुनिक तकनीकों पर अपने ध्यान को केंद्रित करने की बात भी कही है। उन्होंने हरित हाइड्रोजन को अपनाने में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन और निर्यात का वैश्विक केंद्र बन जाएगा। इस क्षेत्र में निवेश और रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। I'll focus on another area where this is the appropriate form. This is the most appropriate form that opens vistas of opportunities, challenges, where you have to be the best in the world, and that is the National Green Hydrogen Mission. This aims to accelerate the deployment of green hydrogen as a clean energy source, will support the development of supply chains that can efficiently transport and distribute hydrogen. The National Green Hydrogen Mission, and the initial outlay is 19,000 crores, was approved in January 2023. And the intended objective was making India a leading producer and supplier of green hydrogen in the world, creation of export opportunities for green hydrogen and its derivatives. Now what I am saying next has to be fructified by your efforts. Your mind has to be diverted to that area also. The indications are
The target by 2030 are likely to bring about 8 lakh crore investment and create over 6 lakh jobs. This is your responsibility. You understand the subject much better. To others it may be an abstract idea, but for you it's a ground reality. Nearly 50 MMT per annum of CO2 emissions are expected to be averted by 2030. Now this is not just a sentence. Aversion of this means a lot. A challenge which the planet is facing, that challenge is sought to be combated also by this mechanism. उपराष्ट्रपति ने इसी कार्यक्रम में आगे कहा कि आर्थिक राष्ट्रवाद हमारे देश के विकास के लिए मौलिक है। उन्होंने घरेलू स्तर पर मूल्य संवर्धन को अमल करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने आगे कहा कि कुछ रोजमर्रा की वस्तुओं को आयात करने की हमारी प्रथा न केवल हमारे विदेशी मुद्रा भंडार को कम करती है, बल्कि हमारे कार्यबल को संभावित रोजगार के अवसरों से भी वंचित करती है। Economic nationalism is fundamental to the growth of a country. You are the brains that will secure it. My heart pains when we import certain items from other countries. Candles, diya, furniture, kites, बच्चों के खिलौने, furniture, curtains. In the process, what are we doing? We are not only draining out our valuable foreign exchange, we are depriving our hands to work. You are to ensure, since I am on this particular point at the moment, our raw material should not leave our source. Why should we not add value to our raw material? If our raw material goes to another country, it is some kind of a recognition of our failure, that we are unable to do what others will do it after getting it. चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की तरफ। अयोध्या में भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का समारोह अगले साल 22 जनवरी को होना है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के संदेश में कहा है कि आज का दिन मेरे लिए बहुत बड़ा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारी मुझसे मेरे निवास स्थान पर मिलने के लिए आए हुए थे और उन्होंने मुझे श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर अयोध्या आने के लिए निमंत्रण दिया है। वो खुद को बहुत धन्य महसूस कर रहे हैं। उनका यह सौभाग्य है कि अपने जीवन काल में वो इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का कल हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से आए छात्रों के साथ में एक मुलाकात हुई। पूरा कार्यक्रम जो था वो 2 दिन का था। फिलहाल वो 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर भी जाने वाले हैं। सांसद भारत दर्शन कार्यक्रम के तहत दिल्ली आए छात्र कल उपराष्ट्रपति निवास पर उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से मुलाकात करेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। सांसद भारत दर्शन कार्यक्रम से छात्रों को देश के कई इलाकों के इतिहास, संस्कृति, परंपराओं और प्रकृति के बारे में जानने का मौका मिलता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपनी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ के साथ 26 अक्टूबर को उत्तराखंड के 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। पहले दिन को वो गंगोत्री धाम जाएंगे और अगले दिन वो केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में दर्शन करेंगे। बाद में उपराष्ट्रपति देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से आयोजित कंट्री लेड इनिशिएटिव के समापन समारोह को संबोधित भी करेंगे। उपराष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने के बाद उनकी यह पहली उत्तराखंड की यात्रा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी कि 26 अक्टूबर को महाराष्ट्र और गोवा का दौरा करने वाले हैं। प्रधानमंत्री दोपहर करीब 1 बजे महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले के शिरडी पहुंचेंगे, जहां वो साईं बाबा समाधि मंदिर में पूजा और दर्शन भी करेंगे। वो श्रद्धालुओं की आधुनिक सुविधाओं से लैस नए प्रतीक्षा परिसर का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नीलवंडे बांध का जल पूजन करेंगे और इस नहर नेटवर्क को राष्ट्र को समर्पित भी करेंगे। नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना का शुभारंभ करेंगे, जिसमें कि 86 लाख से अधिक किसानों को इसका लाभ मिलने जा रहा है।
उन्होंने हर साल 6,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। महाराष्ट्र में स्वास्थ्य, रेल, सड़क समेत कई क्षेत्रों में लगभग 7,500 करोड़ रुपए लागत की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री कल शाम गोवा में पहली बार आयोजित होने वाले 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री मडगांव में पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को भी संबोधित करेंगे। गोवा में राष्ट्रीय खेल पहली बार आयोजित हो रहे हैं। ये खेल 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक होंगे। देश भर से 10,000 से अधिक एथलीट 43 से अधिक खेल विधाओं में प्रतिस्पर्धा करेंगे। और आज के लिए नेशनल इवेंट्स में इतना ही। आगे आप देखते रहे संसद टीवी। नमस्कार।